पहले इस बारे में स्पष्ट कहा जा चुका है कि नागरिकता कानून किसी व्यक्ति, जाति, बल्कि यह भारत एक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करने और उसकी सामाजिक सुरक्षा की एक गारंटी है। उस सब के बावजूद कांग्रेस या विपक्षी दलों के द्वारा फैलाए जा रहे झूठ को बेनकाब किया जाएगा और साथ साथ नागरिक कानून जैसे देश के हित में उठाए गए कदमों का स्वागत सर्वत्र अभी हो रहा है और मुझे लगता है आने वाले समय में आम जनमानस के बारे में के सामने जब इन सभी तथ्यों को उनके सामने रखने की जो कार्रवाई की जा रही, जब ये रखा जाएगा तो इसमें हर एक व्यक्ति की स्वीकार्यता इसमें बढ़ेगी। योगी जी, प्रधानमंत्री जी ने तो यह कहा कि कपड़े देखकर ही पहचाना जा सकता है, तो क्या आपको पहचान में आए कुछ लोग? देखिए, स्वाभाविक रूप से है, जो लोग दुर्भाग्य से आजादी के बाद से वोट बैंक बनकर के रह गए थे, आज जब पिछले 5 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ प्रत्येक वर्ग तक और प्रत्येक तबके तक पहुंचाया है, तो अब बौखलाहट स्वाभाविक है। जिन लोगों ने एक बड़े तबके को वोट बैंक बनाकर के सीमित कर दिया था, आज उनकी बौखलाहट इस स्थिति में स्वाभाविक दिखती है, इसलिए वह गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं और खासतौर पर इस बात को लेकर के कि यह मुसलमानों के खिलाफ एक षड्यंत्र है, मुसलमानों के खिलाफ कानून है, जबकि ये सरासर गलत है। पहले इस बारे में कहा गया है कि नागरिकता कानून किसी जाति, किसी मत या किसी मजहब के खिलाफ नहीं, बल्कि भारत के प्रत्येक नागरिक को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने वाला कानून है। लेकिन कांग्रेस और विपक्षी दलों के द्वारा फैलाए गए झूठ का पर्दाफाश किया जाएगा और यह बेनकाब होगा। मुख्यमंत्री जी, एक बात और जो साफ कही, आपने जो बात कही वो उसमें हिंदू धर्म के तो खैर आप जानते हैं, समझते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन शरणार्थी का क्या धर्म देखा जाना चाहिए, यह सवाल विपक्ष पूछ रहा है आपसे। देखिए, शरणार्थी का धर्म मजहब नहीं, हमने मजहब देख के नहीं किया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में जो पीड़ित और प्रताड़ित मानवता है, उन लोगों को कहीं ना कहीं शरण तो दी जानी चाहिए, उनको सामाजिक सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए। तो श्रीलंका के और दुर्भाग्य है, हमने कहा ना, जो भी शरणार्थी है, जो भी शरणार्थी के रूप में भारत में आया है, उस एक हर एक को यह भारत की पुरानी नीति रही है और उसी नीति के तहत यह नागरिकता संशोधन कानून को लाया गया है। स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो पीड़ित और प्रताड़ित हिंदू है, बौद्ध है, जैनी है, सिख है, क्रिश्चियन है, जो भारत में शरण लेने के लिए दशकों पहले आया है, उसको नागरिकता प्रदान करने की ये कार्रवाई का हिस्सा है और ये भारत की नीति का एक अभिन्न हिस्सा भी है। आपने कहा कि एनआरसी, आपने भी कहा कि लागू होगी उत्तर प्रदेश में, पूरे देश के लिए ऐलान है गृह मंत्री का। अब सवाल ये हो रहा है कि लोग कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि उसी से बचने के लिए, ज्यादातर हिंदुओं के नाम रजिस्टर में गायब हैं असम में, तो उससे बचने के लिए सरकार नागरिकता संशोधन बिल लाई। देखिए, नागरिकता संशोधन बिल संसद से पास हो चुका है, जो कानून बन चुका है। ये किसी एनआरसी और सीएए दोनों अलग अलग हैं, दोनों को एक साथ जोड़ करके नहीं देखा जा सकता है। तो एनआरसी असम में 11 लाख हिंदू, जो असम में 11 लाख हिंदू हैं, उनका क्या होगा? देखिए, वो प्रक्रिया का हिस्सा है, भी प्रक्रिया का हिस्सा है और इसमें उस हर व्यक्ति को, इन सभी अगर कहीं कोई टेक्निकल फॉल्ट है तो उसको भी सुधारने की कार्रवाई चल रही है। किसी भी भारतीय को जो भारत का वास्तव में नागरिक है, उसको सुरक्षा की पूरी गारंटी देने की बात असम की सरकार पहले ही कर चुकी है। मुझे लगता है कि इसमें कोई भी किसी प्रकार का कोई बहस की गुंजाइश नहीं है। एनआरसी अलग है और सीएए अलग है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट अलग अलग है, इन दोनों को एक साथ जोड़ करके नहीं देखा जा सकता है। अभी बात हो रही थी राम मंदिर पर, रुक करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ किया कि केंद्र सरकार मंदिर बनवाएगी, फिर आप
आपने अभी, मैं कल देख रहा था कि आपने कहा कि सभी लोगों को 11-11 रुपए का योगदान देना चाहिए, तो सरकार के जरिए वो का क्यों ऐलान? देखिए, राम का मंदिर है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर राष्ट्र का मंदिर बने। ये सरकारी धन से नहीं, बल्कि आम जन के धन से बने, उनके चंदे से बने। इसके लिए हम लोगों ने जनता का आह्वान किया है। आप याद करिए, जब राम जन्मभूमि आंदोलन चला था, तब भी एक एक परिवार से एक एक शिला लाने की कार्रवाई हुई थी। और आज फिर जब राम का मंदिर बनेगा, तो राम का मंदिर भगवान राम का इस राष्ट्र के प्रति जो उपकार है, इसलिए वो राष्ट्र मंदिर हो, उस भव्य मंदिर के निर्माण के लिए प्रत्येक परिवार की सहभागिता हो, यह हम सुनिश्चित करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। ट्रस्ट बने, ट्रस्ट के बाद इस पर आगे कार्रवाई प्रारंभ होगी। 4 महीने में कहा जा रहा है राम मंदिर बन जाएगा, तैयारी है वहां पर, तो किस तरह का तैयारी वहां पे अभी शुरू हुई है? देखिए, हमारे पास तो हर प्रकार की तैयारी है और जन भावनाओं के अनुरूप, भारत की भावनाओं के अनुरूप भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण की कार्रवाई की जाएगी। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं होना चाहिए। राम मंदिर तो कोर्ट ने बनवा दिया, लेकिन राम राज्य कैसे सुलभ होगा, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, राम राज्य शासन की वह व्यवस्था है जो सर्वसमावेशी हो, सार्वभौमिक हो और सार्वदेशिक हो। लोक कल्याणकारी भावनाओं के साथ इस देश के गरीब को मकान मिल जाना, बिना भेदभाव के प्रत्येक गरीब को मकान मिलना, प्रत्येक गरीब के घर में शौचालय बन जाना, गरीब के घर तक विद्युत की लाइन पहुंच जाना, गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन मिल जाना, प्रत्येक गरीब को स्वास्थ्य बीमा का 5 लाख का कवर आयुष्मान भारत में मिल जाना, प्रत्येक किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की गारंटी मिल जाना, लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समान रूप से बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक को मिलना, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से देश के ढांचागत विकास के लिए ईमानदारी पूर्वक प्रयास करना, देश के अंदर हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी देना, ये वास्तव में राम राज्य की अवधारणा को ही साकार करने जैसा है और ये कार्य निरंतर चल रहा है। राम राज्य का मतलब कोई धार्मिक राज्य नहीं, बल्कि राम राज्य वह जहां पर चेहरा देख करके नहीं, जाति मत और मजहब देख करके नहीं, बल्कि देश के अंदर गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के हित में शासन की योजनाएं पहुंचे। और यह कार्य मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 5.5 वर्ष के दौरान किया है। जी, मतलब यह भी कि सबको न्याय मिले, लेकिन उन्नाव जैसी घटनाएं ना हो, कोर्ट के अंदर गोलियां चलने लगे, आपने पेपर में देखा होगा आज, तो ये घटनाएं कैसे? देखिए, ये इस प्रकार की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं और इन घटनाओं को रोकने के लिए पुख्ता व्यवस्थाएं भी की गई हैं, की जा रही हैं। फिर भी कहीं पे कोई चूक है तो उसमें जवाबदेही भी तय की जाती है। राहुल ने रेप इन इंडिया, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं। योगी जी, राहुल गांधी ने रेप इन इंडिया वाला बयान दिया तो बीजेपी ने कहा कि वो माफी मांगे, लेकिन अब विपक्ष कह रहा है कि कुलदीप सेंगर पर बीजेपी माफी मांगे। देखिए, कांग्रेस का इतिहास रहा है जलाने का और देश के अंदर अराजकता पैदा करने का। क्या 84 की घटना के लिए कांग्रेस नेतृत्व देश से माफी मांगेगा? नैना सानी जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के लिए कांग्रेस देश से माफी मांगेगा? इस देश के अंदर आतंकवाद, नक्सलवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए क्या कांग्रेस इस देश की जनता से माफी मांगेगी? इस देश के अंदर गरीबों के हक में आने वाली योजनाओं के पैसे को लूटने के लिए क्या कांग्रेस देश की जनता से माफी मांगेगी? देखिए, ये अंतहीन सिलसिला है। शासन संवेदनशील हो, जवाबदेही
जवाबदेही तय करने की कार्रवाई होनी चाहिए बिल्कुल। और केंद्र तोड़ना और चाहिए। प्रदेश की सरकार इसको तोड़ना अपनी चाहिए। उन्हीं प्रतिबद्धताओं के साथ कार्य कर रही है। जब एक सवाल पूछे, क्योंकि आप तो पार्टी विद द डिफरेंस है, तो जब आपसे सवाल पूछे तो आप एक फेरिस्त और एक आप भी उधर से गिनाएं, तो ये सिलसिला तो मैंने टूटना कहा चाहिए ना, आपने जो पूछा मैंने उसका जवाब दिया है। जी जी, तो मैंने ये उसी का जवाब दिया है। तो ये सिलसिला टूटना मैंने चाहिए उसी का ना। जवाब दिया जो आपने पूछा है। चलिए साहब, तो योगी जी आगे बढ़ते हैं। आपने कई शहरों के नाम बदले, तो ये मिशन पूरा हो गया या अभी इसमें कुछ और जुड़ने वाले हैं शहर? देखिए, जो भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए स्थान हैं, पौराणिक महत्व के हैं, उनको उनका पौराणिक महत्व और ऐतिहासिक पहचान के साथ साथ आधुनिकता के साथ जोड़ना है। हमने फैजाबाद को अयोध्या किया क्योंकि देश और दुनिया अयोध्या के रूप में जानती है। हमने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया क्योंकि दुनिया और देश और दुनिया पौराणिक रूप से उस सिटी का नाम प्रयागराज के रूप में जानती थी। आगे भी कहीं आवश्यकता पड़ेगी, जब भी आवश्यकता पड़ेगी तो उसमें कौन से शहर, यही जानना चाहते हैं, कौन से शहरों का नाम आप बदलने वाले हैं? अब मैं अभी आपके सामने बोल दूंगा तो फिर आपको कल चलाने के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं। नहीं, लोग कह रहे हैं कि मेरठ की तरफ आपका रुख है। आप चिंता मत करिए। अच्छा चलिए, अभी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री बैठे थे, उन्होंने तो तमाम सारी फहरिस्त गिनाई कि पिछले 72 सालों में तो हमने ये बिजली कोई सरकारों ने किया नहीं, तो हमने बिजली का काम किया, हमने सड़क का काम किया, हमने पानी का काम किया। और आपसे पूर्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार में अखिलेश जी कहते थे कि हमने कम से कम ऐसा प्रोजेक्ट दिया जो आगरा लखनऊ प्रोजेक्ट है। लेकिन आप 5 साल बाद जब जाएंगे तो आप ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट दे पाएंगे, ऐसा कौन जिसके लिए याद किया जाए योगी सरकार को? देखिए, उत्तर प्रदेश में ये देश के अंदर हर जनप्रतिनिधि का, हर सरकार का दायित्व बनता है कि वो अपना रिकॉर्ड जनता के सामने रखें। और हमारी सरकार 3 महीने पूर्ण होने पर, 100 दिन पूर्ण होने पर, 6 महीने पूर्ण होने पर, 1 वर्ष पूरे होने पर, 2 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर, 2.5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर हमने अपना पूरा रिकॉर्ड जनता के सामने रखा। और आगे 2.5 वर्ष के अपने कार्यक्रम को भी, टाइम शेड्यूल भी हम लोगों ने जनता के सामने रखा कि किस समय हम कौन सी चीजें देंगे। आज हमारी सरकार 3 एक्सप्रेसवे वर्तमान में बनाने जा रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। बुंदेलखंड को हम एक नई एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने जा रहे हैं, जो बुंदेलखंड की एक लाइफलाइन बनेगी। वह कार्य हम अगले 1 महीने के अंदर उसका शिलान्यास कराने जा रहे हैं। और एक गंगा एक्सप्रेसवे जो पूरे देश की एक लाइफलाइन, जो पूरे प्रदेश की लाइफलाइन बनने जा रही है, तो गंगा एक्सप्रेसवे पर जो मेरठ से प्रयागराज तक होगी, उस पर भी हमारा सर्वे का काम प्रारंभ हो चुका है। उसकी डीपीआर की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। एयर कनेक्टिविटी, देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जेवर के नोएडा में हम लोग बनाने जा रहे हैं। 1 महीने के अंदर उसका शिलान्यास हम करने जा रहे हैं जी। और उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में इसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा कि आगामी 30 वर्ष के दौरान 1 लाख करोड़ से अधिक का रेवेन्यू उत्तर प्रदेश सरकार को केवल एक एयरपोर्ट से प्राप्त होगा। हमने एयर कनेक्टिविटी को तेज किया है। 2 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 2 सिटी एयर कनेक्टिविटी से जुड़ी थी। आज हमारे पास हमारे 5 सिटी सीधे सीधे एयर कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई हैं और साथ साथ 11 एयरपोर्ट पर हमारे नए कार्य हो रहे हैं। हम लोग अयोध्या में भी एक नया एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं, उसकी सारी कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है। इसके अलावा हर जिला मुख्यालय को, हर तहसील मुख्यालय को, हर विकासखंड मुख्यालय को 4 लेन और 2 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को 4 लेन के साथ जोड़ने की कार्रवाई होने के साथ ही प्रदेश के अंदर परंपरागत उद्यम को बढ़ावा देने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की अपनी पुरानी नीति को आगे बढ़ाने की भी कार्रवाई हम लोगों ने तेजी के साथ की है, जिसने उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को 28% से आगे किया है। पिछले 2.5 वर्ष के दौरान लोग गरीब कल्याणकारी योजनाओं को अगर आप देखेंगे तो 28 लाख से अधिक गरीबों को एक आवास प्रधानमंत्री आवास योजना में उपलब्ध कराने, 2 करोड़ 61 लाख से अधिक गरीबों को एक शौचालय उपलब्ध कराने, प्रदेश के अंदर 1 करोड़ 16 लाख से अधिक गरीबों को विद्युत का कनेक्शन उपलब्ध कराने और 1 करोड़ 46 लाख से अधिक परिवारों को रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराने की कार्रवाई हुई।
और प्रदेश के अंदर 6.5 करोड़ परिवारों को 6.5 लाख लोगों 6 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए सालाना आयुष्मान भारत की स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की कार्रवाई हुई। आप अगर स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड देखेंगे, 1947 से लेकर के 2016 तक उत्तर प्रदेश में केवल 12 मेडिकल कॉलेज बने थे और 2016 के बाद अब तक पिछले 2.5-3 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर 15 नए मेडिकल कॉलेज का कार्य वर्तमान में चल रहा है, जिनमें से 7 में इस सत्र में हम लोगों ने प्रवेश भी लिया है। 14 नए मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हम 3-4 महीने के अंदर करने जा रहे हैं। ये सारी कार्रवाई प्रदेश के अंदर तेजी के साथ प्रदेश सरकार के, केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, लोक कल्याण के लिए, गरीब कल्याण के लिए की जाने वाली योजनाओं का हिस्सा है और ये प्रत्येक सरकार को करना चाहिए। योगी जी, मैंने बड़े धैर्य से और बड़े ध्यान से सारे प्रोजेक्ट सुने और ये चल रहे हैं, इसमें मैंने इनकार नहीं किया और ना बीच में मैंने इसको टोका, क्योंकि ये आपके कार्य है, जिसको बताने का हक आपको है। लेकिन एक सवाल ऐसा है जिसको कि लेकर उत्तर प्रदेश में लोग तमाम सारी आशाएं रखते हैं। गंगा प्रोजेक्ट पे आपने नहीं बोला कुछ। दूसरी बात ये कि रोजगार, मैं बिल्कुल जब बोलता बिल्कुल आपको पूरा हक है बोलने का, आप तो अभी प्रधानमंत्री वहां पे आए हैं तो बोलने का है। दूसरी चीज ये कि रोजगार को लेकर उत्तर प्रदेश में तमाम सारे लोग आपकी तरफ आशा से देखते हैं, खासतौर से युवा वर्ग। उनको एक चीज लगती है कि परीक्षाएं देते हैं और वो मसला कोर्ट में चला जाता है और लटक जाता है। तो ये जो चीज है, इससे कम निजात मिल रही है। शिक्षक को लेकर तमाम सारे लोग वहां पर आंदोलन करते हैं। तो ये 2 सवालों पे विशेष तौर से देखिए, गंगा जी गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक 2500 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जिसमें 1025 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा जी का प्रवाह क्षेत्र है और गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक सबसे क्रिटिकल पॉइंट गंगा जी का कानपुर था, जैसे यमुना जी का सबसे क्रिटिकल पॉइंट है दिल्ली। जी बिल्कुल सही। और गंगा जी का सबसे क्रिटिकल पॉइंट था कानपुर। कानपुर में गंगा जी में 2 महत्वपूर्ण स्थान थे जहां पर गंगा जी एकदम गंदे नाले के रूप में बदल जाती थी। एक सीसामऊ नाला और दूसरा जाजमऊ में ट्रेंडिस का एफ्लुएंट जहां पे गिरता था वहां पर। पिछले 30 वर्षों में कानपुर से आगे गंगा जी में एक भी मछली नहीं बची थी, क्योंकि क्रोमियम युक्त जो वहां का औद्योगिक कचरा था उसके कारण सभी जलीय जीव नष्ट हो गए थे। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का कि 128 वर्ष पुराना सीसामऊ नाला, जिससे 14 करोड़ लीटर सीवर प्रतिदिन गंगा जी में गिरता था, आज वह पूरी तरह बंद किया गया है और उसको हम लोगों ने एसटीपी में जोड़ा है। दूसरा, जाजमऊ की ट्रेंडी जितनी थी, इसमें अधिकतर को हमने ट्रेव करके सीटीपी के साथ जोड़ा है। आज हम इस बात को कह सकते हैं कि जाजमऊ के नीचे अगर आप जाएंगे, सीसामऊ के बाद जाजमऊ के नीचे भी अगर आप जाएंगे, तो गंगा जी में 25-30 वर्षों के बाद फिर से मछलियां और जलीय जीव आ चुके हैं। ये नमामि गंगे परियोजना में उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के सहयोग से ये सफलता प्राप्त की है और मैं इसी बात को चैलेंज करूंगा कि दिल्ली की राज्य सरकार को यमुना जी को भी दिल्ली के अंदर इसी प्रकार से इसी चैलेंज मोड पर ठीक करना चाहिए, जिससे यमुना जी आगे मथुरा में आकर के, आगरा में आकर के और अन्य स्थानों में आकर के यमुना जी की अविरलता भी बनी रहे और उसकी निर्मलता भी बनी रहे। अगर कानपुर ठीक हो सकता है तो फिर दिल्ली में यमुना जी शुद्ध और अविरल क्यों नहीं हो सकती, निर्मल और अविरल क्यों नहीं हो सकती? एक तो ये बात। दूसरा, जहां तक आपने कहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार की बात, तो पिछले 2.5 वर्ष के दौरान लगभग 3 लाख नौजवानों को नौकरी, सरकारी नौकरी हमारी सरकार ने दिया है, पूरी ट्रांसपेरेंट तरीके से दिया है। हम लोग बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जिस पे हम लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब कोई भी एक व्यक्ति अगर किसी एक का फॉर्म छूट गया या समय पे नहीं भर पाया तो कोर्ट में जाके फिर उसको चैलेंज करता है। ये चैलेंज अभी बने हुए हैं, क्योंकि बहुत सारी हमारी परीक्षाएं ऐसी हैं जिसमें किसी एक परीक्षार्थी ने फेल हो गया तो भी कोर्ट में चला गया,
या परीक्षा देने में उसने लेट से फॉर्म भरा तो भी कोर्ट चला गया। ये समस्याएं हमारे सामने आज भी यहां पर कुछ बनी हुई हैं। साथ साथ प्रदेश में जो हमने निवेश का वातावरण बनाया है, निवेश के इस वातावरण के कारण आज प्रदेश के अंदर हम लोगों ने लगभग 20 लाख से अधिक यूथ को प्रदेश के अंदर नौकरी और रोजगार देने में सफल हुए हैं। और हमारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो योजना है, जिसके माध्यम से हमने परंपरागत उत्पाद को आगे बढ़ाया है, इसमें भी 5 लाख से अधिक यूथ को सीधे सीधे रोजगार के साथ जोड़ने और फाइनेंशियल इंक्लूजन को योजनाओं का लाभ दिलाने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। प्रदेश हमारे सामने चुनौती बड़ी थी, प्रदेश बड़ा है तो चुनौतियां भी बड़ी थी, लेकिन उसी प्रतिबद्धता के साथ हमने प्रदेश के अंदर कार्य करके भी दिखाया है। लेकिन अभी जो खबर आई उसमें यह कि 2 विधायक बीजेपी के वही विधानसभा में विरोध में बैठ गए, तो खबर आई 2 नहीं, ये ज्यादा 15-20 विधायक थे। उन विधानसभा में कोई बात अपना रखना चाहते थे, उन्हें मौका नहीं मिल पाया तो वे वहां धरने पर बैठे थे। मैंने विधानसभा अध्यक्ष से भी बातचीत की है, संसदीय कार्य मंत्री से भी पूरी इसकी रिपोर्ट ली है, और मुझे लगता है इस स्वस्थ संसदीय लोकतंत्र की एक व्यवस्था है कि हर एक जनप्रतिनिधि अपनी बात को रखें, लेकिन उसके लिए उन संस्थाओं की मर्यादा का भी उन्हें पालन करना होगा, उनके अनुशासन को भी मानना होगा। ये दोनों चीजें आवश्यक हैं। इसके बारे में पूरी रिपोर्ट आएगी तो हम लोग आगे इसमें कार्रवाई करेंगे। अभी आपने जब बात कर रहे थे तो उसमें एक बात कही कि राम मंदिर को राष्ट्र मंदिर की तरह देखा जाना चाहिए, तो क्या उसको राष्ट्र मंदिर की तरह आप घोषित करने वाले हैं या राष्ट्र मंदिर की तरह उसको प्रोजेक्ट करेंगे? हमने कहा ना, हर भारतवासी का आह्वान करेंगे कि राम मंदिर के लिए वह 11-11 रुपए दान देकर के इस भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करे, क्योंकि राम तो भारत के श्वास श्वास में निवास कर रहे हैं और इसलिए भगवान राम के व्यक्तित्व और कृतित्व के अनुरूप, उनकी मर्यादा के अनुरूप भगवान राम का भव्य मंदिर भी बने, ये हमारा फोकस है और इसी के लिए ये सारी कार्रवाई और कवायद आगे प्रारंभ होगी। तो सरकार जब ट्रस्ट के लिए तैयार है, कोर्ट ने कह दिया ट्रस्ट बनेगा, तो फिर पैसा लेने वाली बात पे लोगों को कहा कि आखिर योगी जी ने सरकार इसमें सरकार का एक पैसा नहीं लगेगा। इस सरकार का पैसा नहीं, जन सहभागिता से एक कार्य होगा। जी, सवाल यह भी हुआ था कि आपने कहा कि मैं देखूंगा विधानसभा में 11-12 विधायक वाली बात आपने कही, लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें तो पार्टी के बात अंदर की बात है, लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, खासतौर से नागरिकता कानून को लेकर। अब सवाल यह है कि जो विपक्ष है वो ये कहता है कि आपने बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के उन लोगों को छोड़ दिया जो वहां भी प्रताड़ित हैं, क्योंकि धर्म का जब आपने आधार ले लिया तो आपने उन लोगों को क्यों छोड़ दिया? जैसे अफगानिस्तान में हाजरा है, पाकिस्तान में अहमदिया है, श्रीलंका में तमिल ब्राह्मण है या तमिल लोग हैं, तो इन लोगों को आपने क्यों छोड़ दिया? देखिए, नागरिकता कानून स्पष्ट है और इस पर विपक्ष को बहस के लिए भी आमंत्रित किया गया है कि विपक्ष आकर के अपने तथ्यों को सामने रखें। भारत सरकार एक एक बात का, एक एक बिंदु का जवाब देने को तैयार है, लेकिन बात को बतंगड़ बना करके, अफवाह फैला करके आप देश को गुमराह नहीं कर सकते हैं। कौन बतंगड़ बना रहा है? कौन अफवाह उड़ा रहा है? ये बतंगड़, ये विपक्ष के वे लोग जो मुद्दा विहीन हो चुके हैं और जिन लोगों की वोट बैंक की पॉलिटिक्स समाप्त हो रही है, वे लोग अपने पैरों के नीचे की जमीन खिसकती हुई देख करके इस प्रकार की बातों को कर रहे हैं। इसमें कोई दम नहीं। नागरिकता कानून देश के हित में उठाया गया एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण ये बेहतर नहीं होता कि शरणार्थी, अगर आप कह रहे थे तो शरणार्थी अपने आप में बहुत काफी था, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। शरणार्थी की बात की जा रही है। जो पीड़ित और प्रताड़ित हैं उनको शरण देना, यह भारत की नीति रही है और भारत सरकार ने यही कदम उठाया है। आप लोग, विपक्ष ने कहा कि आप 11 लाख खासकर हिंदुओं को एक रास्ता निकाल देंगे असम के लिए, जो वहां पे बांग्लादेश से लोग आए हैं, और नॉर्थ ईस्ट इसी का विरोध कर रहा है। देखिए, हमने कहा ना कि विपक्ष के पास आज के दिन पे कोई मुद्दा नहीं बचा है, तो स्वाभाविक रूप से ये लोग अपने उसी तर्ज पर जो ये पहले भी देश के अंदर गुमराह करते हुए अपना वोट बैंक बनाना चाहते थे,
आज उसी तर्ज पर ये लोग आज भी गुमराह करके जगह जगह हिंसा को बढ़ावा देना चाहते हैं। देश के अंदर हो रहे प्रदर्शन और उस प्रदर्शन में जो चेहरे शामिल हो रहे हैं, उन चेहरों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के प्रति, लोकतंत्र के प्रति और भारत के प्रति इन लोगों के मन में क्या भाव है। आपने चेहरा एक शब्द जोड़ दिया था। आप चेहरे से वो कह रहे हैं कि भाई हम नागरिक हैं, यहाँ इस देश के, इस मुल्क के बाशिंदे हैं, रहने वाले हैं, तो अब आप उस पे हमने इसी बात को कहा है, हमने इसी बात को कहा है कि नागरिकता कानून किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी मत और मजहब के खिलाफ नहीं है। हर भारतीय नागरिक को सुरक्षा की गारंटी देता है। लेकिन अगर कोई पीड़ित और प्रताड़ित इन देशों से भारत में आया है, उसको शरण देना भी भारत का दायित्व है, भारत की नीति रही है और भारत ने उसी के तहत एक कानून भी यहां पर लागू किया है। तो जो आधार बना रही है, तमाम सारे विरोध हो रहे हैं, तो उस पर क्या कहीं समीक्षा की जरूरत है या हो सकती है? क्योंकि जिस तरह से हमने कहा, देखिए कांग्रेस और उसके जो अन्य सहयोगी पार्टनर्स हैं, जिनका काम ही देश के अंदर गुमराह करके वोट बैंक की रोटी सेंकना है, वे लोग इस मामले में निरंतर एक वातावरण खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता बहुत प्रबुद्ध है, वह कांग्रेस के इस बहकावे में नहीं आने वाली है, क्योंकि कांग्रेस के पुराने इतिहास को वे सब जान रहे हैं। इसलिए कांग्रेस को इसमें मुंह की खानी पड़ेगी और कांग्रेस के जितने भी पार्टनर हैं, इन सबको भी इसमें मुंह की खानी पड़ेगी। थैंक यू मुख्यमंत्री, थैंक यू सो मच। योगी जी, बातचीत के सिलसिले को यहीं पे खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। तो न्यूज़ 18 चौपाल से आप सुन रहे